आज का डीप डाइव है हिंदी शोध प्रबंधों मतलब हिंदी थीसिस की प्रूफ रीडिंग के लिए सही डिजिटल उपकरण ढूंढने पर। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स के बारे में बताते हैं। तो हमारा मिशन है इन टूल्स की खासियतें, इनकी कमियां और मतलब कहाँ तक ये काम आते हैं ये समझना, ताकि अकादमिक राइटिंग अच्छी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक हिंदी थीसिस में भाषा एकदम सही हो, ये कितना मायने रखता है। क्योंकि हिंदी व्याकरण, वो लिंग भेद, वाक्य कैसे बनते हैं, ये सब थोड़ा पेचीदा है। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक मदद कर सकती है और कहाँ कहाँ इंसान की जरूरत है। अच्छा, तो सबसे पहले है लैंग्वेज टूल। स्रोत बताते हैं कि ये कई भाषाओं में काम करता है, हिंदी भी है इसमें शामिल, और ये ग्रामर, स्पेलिंग, यहाँ तक कि स्टाइल की गलतियां भी पकड़ सकता है। ये ऑनलाइन एडिटर, ब्राउजर एक्सटेंशन और डेस्कटॉप ऐप सब तरह से मौजूद है। तो मतलब बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल लगता है। हाँ, फ्लेक्सिबल तो है, ये बात सही है। लेकिन एक बात जो बार बार सामने आती है, कोई भी ऑटोमेटेड टूल चाहे कितना भी एडवांस क्यों न हो, वो अचूक नहीं होता। खासकर हिंदी जैसी भाषाओं के लिए, जहाँ कॉन्टेक्स्ट और जो सांस्कृतिक बारीकियां हैं वो बहुत अहम होती हैं। लैंग्वेज टूल भी इसका वो अपवाद नहीं है। सही कहा। फिर आते हैं कुछ जाने पहचाने नाम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स। वर्ड में हिंदी प्रूफिंग है, पर उसके लिए वो हिंदी लैंग्वेज पैक इंस्टॉल होना चाहिए। और गूगल डॉक्स, वो भी लिखते समय स्पेलिंग चेक तो करता ही है। ये दोनों मतलब बेसिक गलतियां तो पकड़ लेते हैं। हाँ, ये रोजमर्रा के काम के लिए या जैसे पहला ड्राफ्ट बना रहे हैं उसके लिए ठीक है, एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये एक थीसिस के अकादमिक स्तर के लिए काफी है? स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि शायद नहीं। ये अक्सर वाक्य संरचना मतलब सिंटैक्स या फिर राइटिंग की फ्लो की जो गहरी दिक्कतें होती हैं उन्हें नहीं पकड़ पाते। अच्छा, तो इन बेसिक टूल से आगे बढ़ें तो एआई वाले टूल्स भी हैं अब, जैसे क्विलबॉट। ये असल में तो वाक्यों को अलग अलग तरह से लिखने में मदद के लिए जाना जाता है, पर इसमें एक प्रूफ रीडिंग का फीचर भी है। पर यहाँ एक चेतावनी है, चूंकि ये अंग्रेजी में ज्यादा मजबूत माना जाता है, इसकी हिंदी वाली क्षमता को ध्यान से परखना जरूरी बताया गया है। और फिर हैं बड़े एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई। इनका इस्तेमाल ग्रामर, स्पेलिंग ठीक करने, राइटिंग का फ्लो सुधारने और यहाँ तक कि पूरे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पर सुझाव लेने के लिए भी कर सकते हैं। ये बात थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ गलतियां नहीं ढूंढते बल्कि सुधार के लिए आइडियाज भी देते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन है ना? स्रोत बहुत साफ साफ चेतावनी देते हैं कि एआई के सुझावों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। वो मददगार हो सकते हैं बिल्कुल, पर मानवीय समीक्षा मतलब किसी इंसान से जांच करवाना वो बहुत जरूरी है। एआई कभी कभी अजीब या बिल्कुल गलत सुझाव भी दे सकता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। और यहीं पर बात आती है इन टूल्स की सीमाओं की, उनकी लिमिटेशंस की। कोई भी ऐप 100% सही नहीं है। वे गलतियां कर सकते हैं या इससे भी बुरा, गलतियों को अनदेखा कर सकते हैं। खासकर हिंदी में, जैसे लिंग वचन का मेल या संधि के जो नियम होते हैं, इनमें मशीनें अक्सर चूक जाती हैं। तो ये सब का निचोड़ क्या निकला? अगर ये उपकरण परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या करें, खासकर अकादमिक काम के लिए? निचोड़ यही है कि एक अनुभवी मानव प्रूफ रीडर या फिर कोई हिंदी विषय का विशेषज्ञ, उसकी भूमिका आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे अनिवार्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है, लेखन के बारीकियों को पकड़ सकता है, एकेडमिक स्टाइल की जरूरतें क्या हैं वो जान सकता है, और वो छोटी छोटी गलतियां जो मशीनें पकड़ ही नहीं पाती, जैसे कि कोई तर्क ठीक से पेश किया गया है या नहीं, या रेफरेंसिंग स्टाइल ठीक है, ये सब जांचना वो मशीनों के बस का नहीं है अभी। हाँ, ये बात तो समझ आती है। और एक और प्रैक्टिकल चीज भी है ना, डेटा प्राइवेसी। अगर थीसिस में कोई सेंसिटिव जानकारी है तो उसे किसी भी ऑनलाइन टूल पर अपलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें तो डिजिटल प्रूफ रीडिंग उपकरण, हाँ, उपयोगी सहायक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लैंग्वेज टूल, वर्ड, गूगल डॉक्स, क्विलबॉट और एआई मॉडल्स, ये सब शुरुआती जांच के लिए या गलतियां कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, ये समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा समाधान नहीं है। और अंतिम सबसे अहम बात जो हमारे स्रोतों से निकल कर आ रही है, एक हिंदी शोध प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए इन सभी उपकरणों के इस्तेमाल के बाद भी एक योग्य, अनुभवी मानव प्रूफ रीडर से फाइनल जांच करवाना
वो जरूरी है। अकादमिक गुणवत्ता और भाषा की शुद्धता पक्की करने का यही सबसे ठोस तरीका है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जैसे जैसे एआई और बेहतर और स्मार्ट होता जा रहा है, तो अकादमिक प्रूफ रीडिंग में इंसान और एआई के बीच मिलकर काम करने का भविष्य कैसा हो सकता है? मतलब एक तरह का सहयोग। और शोधकर्ताओं को इन दोनों का, टेक्नोलॉजी और मानवीय समझ का, एक साथ सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए कौन सी नई स्किल्स सीखनी होंगी, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज का ये डीप डाइव है हिंदी में जो शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं, मतलब थीसिस, उनकी प्रूफ रीडिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स और दूसरी चीज़ें हैं हमारे पास। तो मिशन यही है कि इन उपकरणों को ज़रा समझें और देखें कि ये सच में हिंदी थीसिस की क्वालिटी सुधारने में कितने काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अकादमिक लेखन और वो भी शोध के स्तर पर, उसमें सिर्फ जानकारी नहीं, भाषा की सटीकता, स्पष्टता, ये बहुत मायने रखती है। तो देखते हैं कि ये आजकल के जो डिजिटल साधन है वो इसमें क्या मदद कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। एक नाम जो काफ़ी आता है वो है शोधगंगा। सुनाइए, ये भारतीय विश्वविद्यालयों की थीसिस का एक डिजिटल भंडार है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। शोधगंगा ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, खजाना है। मतलब मौजूदा शोध देखने के लिए आप देख सकते हैं कि भी आपके विषय पर पहले क्या काम हुआ है, कैसी भाषा यूज हुई है। तो ये एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट बनाने में बहुत मदद करता है। अच्छा। पर हाँ, एक बात जरूर है, यहाँ हर तरह की थीसिस होती हैं, तो क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। तो थोड़ा आलोचनात्मक नजर से देखना जरूरी है। ये अच्छा पॉइंट है। मतलब आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, परखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा प्लेटफॉर्म है वैश्विक हिंदी परिवार। ये प्रकाशन का मंच है शायद। सही कहा। हाँ। वो अपने शोध को एक बड़े ऑडियंस तक, पाठक वर्ग तक पहुंचाने का जरिया ज्यादा है। तो वो सिर्फ जानकारी लेने का नहीं, बल्कि अपनी जानकारी को साझा करने का भी एक माध्यम बन जाता है। प्लेटफॉर्म्स तो ठीक हैं, पर जैसे लिखते समय जो असल में मदद करें, वो टूल्स। आजकल ऐप्स भी बहुत हैं, जैसे ग्रामरली या लैंग्वेज टूल। इनके बारे में क्या, ये हिंदी में भी काम करते हैं? हाँ, ये काम तो करते हैं। ये असल में एआई आधारित लेखन सहायक है। मतलब सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी व्याकरण की गलतियां, वर्तनी मतलब स्पेलिंग की चूक, और कुछ हद तक वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनको जांचते हैं। तो जो आम गलतियां होती है ना, उनको पकड़ने और समय बचाने में तो ये काफी उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल। अरे वाह! तो क्या मतलब फिर तो हिंदी थीसिस के लिए इन पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है। ये उपकरण जो है, ये तकनीकी गलतियां, टेक्निकल मिस्टेक्स, वो तो पकड़ लेंगे, लेकिन हिंदी जैसी भाषा की जो बारीकियां हैं, है ना, जैसे मुहावरे हो गए, या कोई सांस्कृतिक संदर्भ है, या अकादमिक लेखन की एक खास शैली होती है, उसको समझने में ये अक्सर चूक जाते हैं। ये मानकीकरण तो लाते हैं, स्टैंडर्ड बना देते हैं, पर कई बार उससे भाषा की जो एक सहजता होती है या जो गहराई होती है, वो खो सकती है। अच्छा। तो वही सवाल उठता है कि भाई, भाषा की शुद्धता और शैली, स्टाइल, उसमें संतुलन कैसे बने? और ये उपकरण शायद वो संतुलन पूरी तरह नहीं समझ पाते। समझ गया। मतलब ये हेल्पिंग हैंड है, पर फाइनल टच, फाइनल सुधार तो रिसर्चर को ही देना होगा। अच्छा, एक और नाम था लिस्ट में, हिंदी कुंज। ये कैसे अलग है फिर इन सबसे? हाँ, हिंदी कुंज। ये देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक प्रूफ रीडिंग टूल नहीं है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल जैसा है जो हिंदी साहित्य और भाषा पर केंद्रित है। यहाँ आपको व्याकरण के नियम मिलेंगे, शब्दों का सही प्रयोग कैसे हो, साहित्यिक उदाहरण, ये सब मिल सकता है। तो ये भाषा की समझ बढ़ाने का स्रोत है, उन बारीकियों को समझने में मदद करता है जहाँ शायद वो एआई वाले टूल्स थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मैं सब देखूं तो हमारे पास शोधगंगा जैसे भंडार हैं मौजूदा काम देखने के लिए। हाँ। वैश्विक हिंदी परिवार जैसे मंच हैं पब्लिश करने के लिए। बिल्कुल। फिर ग्रामरली और लैंग्वेज टूल जैसे एआई असिस्टेंट्स हैं पहली चेकिंग के लिए। सही। और फिर हिंदी कुंज जैसे संसाधन हैं भाषा की गहरी समझ और बारीकियों के लिए। सही है। समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। इनका एक संयोजन बनाकर ही हिंदी शोध प्रबंध की प्रूफ रीडिंग को असरदार बनाया जा सकता है और उसकी ओवरऑल क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आखिर में लक्ष्य तो यही है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो स्पष्ट और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचे। बिल्कुल। अंतिम विचार। और ये सब सोचते हुए ना, एक और बात दिमाग में आती है कि ये जो स्वचालित उपकरण हैं, ऑटोमेटेड टूल्स और ये डिजिटल भंडार हैं, इनकी इस दौर में
कहीं हम मानवीय प्रतिक्रिया, ह्यूमन फीडबैक, उसके महत्व को कम तो नहीं आंक रहे हैं? मतलब कोई अनुभवी मार्गदर्शक हो, मेंटोर हो या कोई साथी शोधकर्ता हो, पीयर रिव्यूअर, उनसे जो व्यक्तिगत सलाह मिलती है, जो क्रिटिकल फीडबैक मिलता है, उसकी जगह शायद ये उपकरण कभी नहीं ले सकते, है ना? तो सवाल ये है कि अकादमिक लेखन को सच में निखारने के लिए इन तकनीकी साधनों के साथ-साथ वो मानवीय संबंध, वो ह्यूमन कनेक्शंस, उनको कैसे खोजा जाए और कैसे पोषित किया जाए, इस पर सोचना जरूर चाहिए। स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम गोता लगा रहे हैं शोध पत्रों में साहित्यिक चोरी मतलब प्लेजरिज्म पकड़ने वाले कुछ खास ऐप्स और टूल्स की दुनिया में। हमारे पास इस पर एक काफ़ी जानकारी भरा दस्तावेज है। तो आज का मिशन है इन अलग अलग उपकरणों को समझना, ये कैसे काम करते हैं, क्या फ़र्क है इनमें, और असल में शोध की मौलिकता बनाए रखने में ये कितने मददगार हो सकते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं ज़रा। स्रोत में सबसे पहले नाम आता है टर्निटिन का। जाहिर है विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में इसका बड़ा नाम है, काफी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और स्रोत इशारा करता है कि इसकी इतनी मान्यता शायद इसके बहुत बड़े डेटाबेस की वजह से है। मतलब उसमें करोड़ों दस्तावेज, शोध पत्र, वेब पेज सब शामिल हैं। और साथ ही अकादमिक ईमानदारी बनाए रखने पर इसका जो फोकस है, उसने संस्थानों का भरोसा जीता है। ये सिर्फ टेक्स्ट मैचिंग से थोड़ा आगे बढ़कर साइटेशन या कोटेशन के पैटर्न को भी समझने की कोशिश करता है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ टेक्स्ट मैचिंग नहीं है, पैटर्न भी देखता है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इसके इतने भरोसे के बावजूद कभी-कभी मतलब दिक्कतें आती हैं, जैसे आम वाक्यांशों को पकड़ लेना? स्रोत सीधे तौर पर इस मुद्दे की गहराई में तो नहीं जाता, लेकिन ये बात तो है कि टर्निटिन जैसे उपकरण शक्तिशाली हैं, पर आखिरी फैसला तो इंसान को ही करना होता है। ये समानताएं दिखाता है, ये नहीं कहता कि ये पक्का प्लेजरिज्म है। मतलब ये एक सहायक साधन है, निर्णायक नहीं। समझ गई, ओके। अब अगला टूल जो स्रोत में है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, ग्रामरली। हम इसे आमतौर पर व्याकरण और लेखन शैली सुधारने के लिए जानते हैं। तो स्रोत इसके प्लेजरिज्म चेकर के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक बढ़िया पॉइंट है। स्रोत बताता है कि ग्रामरली ने अपने प्रीमियम संस्करण में साहित्यिक चोरी जांचने की सुविधा जोड़ी है। तो ये उन शोधकर्ताओं के लिए सुविधाजनक हो सकता है जो लिखते समय ही मतलब व्याकरण, शैली और मौलिकता तीनों की जांच एक ही जगह करना चाहते हैं। तो क्या स्रोत इसे टर्निटिन के बराबर का दावेदार मानता है, या इसका उपयोग कुछ अलग तरह का है, जैसे शायद औपचारिक जमा करने से पहले एक शुरुआती जांच के लिए ज्यादा उपयोगी? स्रोत सीधे तौर पर टर्निटिन से तुलना तो नहीं करता, पर ऐसा लगता है कि ग्रामरली का प्लेजरिज्म चेकर मुख्य रूप से लिखते समय एक तरह की त्वरित प्रतिक्रिया देने और आम गलतियों से बचने में मदद करने के लिए है। इसकी पहुंच प्रोक्वेस्ट जैसे बड़े अकादमिक डेटाबेस तक तो है, लेकिन ये शायद टर्निटिन जितना व्यापक ना हो, खासकर जब छात्र पत्रों के पुराने डेटाबेस की बात आती है। तो हाँ, इसे एक सहायक प्रारंभिक जांच के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये समझ आता है, सुविधा बनाम वो व्यापक कवरेज वाली बात। इसके बाद स्रोत 2 ऑनलाइन टूल्स का जिक्र करता है, कॉपीस्केप और प्लेजरिज्म चेकर। इन्हें एक साथ रखा गया है। क्या इनमें कोई खास अंतर है या ये एक जैसे ही काम करते हैं? अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए अच्छे विकल्प हैं जिनके पास टर्निटिन जैसे संस्थागत सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है। त्वरित जांच के लिए उपयोगी शायद। बिल्कुल, स्रोत यही सुझाव देता है कि इनकी सुलभता ही इनकी बड़ी खूबी है। ये स्वतंत्र शोधकर्ताओं, छात्रों या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिन्हें तुरंत किसी टेक्स्ट की मौलिकता की जांच करनी हो। हालांकि स्रोत ये भी संकेत देता है कि इनकी जांच की गहराई या डेटाबेस का आकार शायद संस्थागत उपकरणों जैसा न हो। तो इन सभी उपकरणों को देखते हुए स्रोत का अंतिम निष्कर्ष क्या है? ये शोधकर्ताओं के लिए क्या मायने रखते हैं कुल मिलाकर? कुल मिलाकर स्रोत ये रेखांकित करता है कि ये सभी ऐप्स और टूल्स, चाहे वो टर्निटिन जैसा संस्थागत मानक हो या ग्रामरली जैसा एकीकृत सहायक या फिर कॉपीस्केप जैसे सुलभ ऑनलाइन विकल्प, ये सब शोधकर्ताओं को अपने काम की मौलिकता सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक साधन प्रदान करते हैं। ये अकादमिक लेखन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं जो अंततः शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बहुत खूब। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे तकनीक इस क्षेत्र में मदद कर रही है। निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उभरता है। ये उपकरण साहित्यिक चोरी का पता लगाने में बेहद सहायक है, इसमें कोई शक नहीं।
पर क्या वे अकादमिक ईमानदारी की गहरी समझ पैदा करने या क्या कहते हैं मूल विचार विकसित करने के महत्व की जगह ले सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि तकनीक हमें कहाँ तक ले जा सकती है और कहाँ मानवीय विवेक, नैतिकता और वास्तविक मौलिकता की भूमिका वो हमेशा केंद्रीय रहेगी।